Hi everyone, welcome to my YouTube channel Investment in Knowledge with Tanvi Sharma. Today we are going to cover Crown Rule 1857 to 1948. बेसिकली हमें इसमें ये 7 मेजर एक्ट्स को कवर करना है जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में आए। बेसिकली जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है हम उसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ द वीडियो दैट डिस्कस विद द पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का जो रिवोल्ट है इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिवोल्ट है क्योंकि आप कह सकते हो कि इंडियंस ने फर्स्ट टाइम अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ कभी ऑफिशियली जो है अपना कदम उठाया तो इट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये 7 एक्ट हमें इस टाइम पीरियड के कवर करने हैं जिसमें कि 4 जो शुरू के एक्ट्स हैं दैट आई विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसे द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है और इस एक्ट से सबसे बड़ी चेंज जो आई दैट वाज द ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द ब्रिटिश क्राउन। अर्लियर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इंडिया की इट वाज बेसिकली एडमिनिस्टर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि हमारी इंडिया को एडमिनिस्टर कर रही थी। But after the revolt of 1857, the East India Company itself realized, and the British Crown has realized that they'll no longer they can administer these people. So the power was transferred to the British Crown. अब हम फीचर्स की बात करेंगे तो पहला जो मेजर फीचर जो इसमें माना जाता है कि नाउ द इंडिया टू बी गवर्न बाय हर मेजेस्टी, और मेजेस्टी का मतलब यहाँ पर ब्रिटेन की क्वीन से है। सेकेंडली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी, जो डेजिग्नेशन थी, उसको चेंज करके वाइस रॉय की जो थी वो पोजीशन बनाई गई और जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्हें पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। और उसके अलावा इसने एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, और इनको पूरी जो थी वो अथॉरिटी थी किस चीज़ की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया की। और बेसिकली जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया में जो पर्सन अपॉइंट होता था वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट ही होता था। इसके अलावा इसने इस्टेब्लिश करा एक 15 मेंबर काउंसिल जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को एग्जिस्ट करते थे, और ये काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी और इस पूरी एडवाइजरी बॉडी का जो चेयरमैन होता था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता था। नाउ आई विल कंक्लूड दिस एक्ट बाय टेलिंग यू द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस particular act or the conclusion of it. So this requires the major requirements of this particular act was to improve the administrative machinery of our country, because now the government is going to be administered by England. So it's very important that there should be some smooth administrative machinery so that they could administer our country very well from the England. After that Indian Council Act 1861 I am going to discuss. So revolt of 1857 के बाद Britishers has realized that they require the cooperation of Indians for the smooth administration. उन्हें समझ में आ चुका था कि अगर वो इंडिया में अभी अच्छे से काम करना चाहते हैं तो उन्हें इंडियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, दैट रिक्वायर्स द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। तो सबसे पहले इसके फीचर्स क्या है कि इन्होंने सोचा कि हम इंडियंस को कैसे हम अपने साथ ऐसा करें कि वो हमारे साथ कॉपरेट करें। तो उन्होंने सबसे पहले इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में जोड़ा कि नाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। और सेकेंडली बोला कि जो वाइस रॉय है वो अपनी कैबिनेट में या अपनी काउंसिल में कुछ इंडियंस को जो है वो चूज़ कर सकता है एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपॉइंट किया राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन 3 मेंबर्स को उन्होंने अपनी काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर ऐड करा। और जो नेक्स्ट चीज़ इससे हुई वो था कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज दैट वर रिवर्स सेंट्रलाइज टेंडेंसी स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अब प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आ गया। प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि जो बॉम्बे और जो हमारी मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनकी जो पावर्स इन्होंने वापस ले ली थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, वो इन्होंने वापस इनको दे दी और वापस से उनके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी वो आ गई। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए इन्होंने पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में वापस से नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया। उसके अलावा इन्होंने वाइसरॉय को एम्पावर किया कि ये रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस इन द काउंसिल, की काउंसिल में सही से ट्रांजैक्शंस हो सके, इसलिए वो रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। और 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया और पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था हमारे पहले वाइस रॉय ने, दैट इज़ लॉर्ड कैनिंग। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज़ पोर्टफोलियो सिस्टम।
सो बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि इन दिस कोई भी जो मेंबर होता है काउंसिल का, उसे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है एंड ही हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस फॉर दैट डिपार्टमेंट, और उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो वहाँ के अफेयर्स को खुद मैनेज करता है। इसके अलावा ये एम्पावर करता था वाइसरॉय को कि वो डिसीजंस ले सकता है और इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की राय लिए इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस, सो दैट इज 6 मंथ्स की, मतलब वो 6 महीने तक उसका लिया हुआ डिसीजन और उसका ऑर्डिनेंस जो है वो चलेगा। द नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। सबसे पहले मैं बार बार लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूँ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 होती थी। द वन इज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो प्रोविंसेस की होती थी, एंड वन इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि सेंटर की होती थी। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, इसने सबसे पहले इंक्रीज़ कर दिए, क्या चीज़ इंक्रीज़ कर दिए, नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, लेकिन स्टिल इट हैज़ मेंटेन द मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल मेंबर्स की, जो हालांकि हम ऐड ऑन कर रहे हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, लेकिन मेजॉरिटी जो रहेगी वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही रहेगी। इसके अलावा जो हमारी पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसका कोई फंक्शन नहीं होता था, लेकिन दिस टाइम दे आर प्रोवाइडेड विद सम फंक्शन दैट दे हैव द राइट टू डिस्कस ऑन द बजट एंड दे ऑल्सो हैज़ द राइट टू क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव रिलेटेड टू द बजट। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या आ रही थी, दैट आई हैव टोल्ड यू इन द व्हाइल आई वाज टेलिंग यू द फीचर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, आई हैव टोल्ड यू कि जो वाइसरॉय था उसको हमने पावर्स दे दी थी कि वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को चूज़ कर सकता है, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को चूज़ करने के वक्त जो हमारा वाइसरॉय था वो ऐसे मेंबर्स को चूज़ करने लग गया था जो कि ब्रिटिशर्स के ऑलरेडी बहुत अच्छे आप सर्वेंट्स कह सकते हो या उनके ट्रस्ट वर्दी पीपल, उनको कर रहा था। तो इसका मतलब अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हम इंडिया से ले रहे हैं, स्टिल दे डू नॉट रिप्रेजेंट द क्राउड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक चेंज आया कि जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंसान हम ऐड करेंगे तो उसकी रिकमेंडेशन देगा तो वाइसरॉय, लेकिन वाइसरॉय को किसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, द वन इज़ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, हमें इनको जो वाइसरॉय है इनको राय लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो ऐड ऑन होंगे। और सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वहाँ पे गवर्नर जो है वो बोलेगा, लेकिन गवर्नर भी किन की रिकमेंडेशंस पे बोलेगा, म्यूनसिपैलिटीज़ की, यूनिवर्सिटीज़ की, ट्रेड यूनियंस और ज़मींदार की। और आप कह सकते हो कि एक इनडायरेक्ट प्रोविज़न था इलेक्शंस का, कि मतलब इलेक्शंस भी नहीं थे लेकिन फिर भी एक इनडायरेक्ट वे से हमने इंसानों को ऐड करने की कोशिश करी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। हालांकि जो वर्ड इलेक्शन था वो कहीं पर भी इस एक्ट में नहीं जो है वो लिखा गया, लेकिन फिर भी आप इसे एक इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्शन से आप मान सकते हो। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। उस वक्त लॉर्ड मॉर्ली जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। तो इसने अगेन जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके साइज़ को इंक्रीज़ किया और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड करें। इसके अलावा पहले जो लोग थे इंडियंस वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड होते थे, लेकिन पहली बार जो वाइसरॉय था उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक पहला इंडियन पर्सन ऐड हुआ जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और एक्सेप्ट करा मॉडल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अलग से सीटें होंगी और उस सीट्स के लिए वही लोग वोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स के लिए तो उस पोस्ट के लिए मुस्लिम ही इंसान खड़ा हो सकता है और उसे वोट देने वाले भी मुस्लिम होंगे। तो इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया लाया कि कम्युनिटीज़ अलग अलग से खुद को रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेप्ट किया मॉडल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कि हम सेपरेट